मोदी जी ने अभी जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ था राष्ट्रपति के साथ, उन्होंने एक नैरेटिव दिया है। उन्होंने कहा है कि मेगा, मागा और मीगा मिल के एक नया ग्लोबल ऑर्डर तैयार करेंगे। जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब चुनाव लड़ा था तो उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया था। मोदी जी ने मेक इंडिया ग्रेट अगेन का नारा दिया है और उनका ये कहना है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक इंडिया ग्रेट अगेन दोनों जब मिलेंगे तो दोनों मिलके दुनिया को एक नई दिशा देने में कामयाब होंगे और इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरा, उन्होंने एक और बात कही है कि 2030 तक, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे बायलैटरल ट्रेड की, कि भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापारिक अभी जो कारोबार का जो आंकड़ा है उसको 2030 तक बढ़ा के $500 बिलियन तक पहुंचाया जाएगा और टैरिफ के रैशनलाइजेशन पर भी एक सहमति बनी। इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो मुद्दा था जिसको लेके भारत पिछले कई वर्षों से अमेरिका से रिक्वेस्ट भेजता रहा, एडवाइजरी भेजता रहा, लेकिन अमेरिकी सरकार उसके पर तैयार नहीं थी। मुंबई ब्लास्ट का जो मुख्य आरोपी था, साजिश करता था, तहब्बुर राना, उसको प्रत्यार्पण करने के लिए अमेरिका तैयार हो गया है और अमेरिका ने कहा है कि वह जल्दी ही उसको भारत को सौंप देगा। तो ये भी एक भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी के रूप में देखा जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जिस ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस की बात आप कर रहे थे कि चाइना के करीब जाने के पहले भारत और अमेरिका का जो बायलैटरल ट्रेड था वो बहुत अच्छा था और भारत मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता था अमेरिका के साथ और मिनिमम इंपोर्ट करता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अमेरिका को छोड़ के चाइना की तरफ अपना रुख किया और जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत को न केवल व्यापारिक मोर्चे पर बल्कि सामरिक मोर्चे पर भी चाइना से धोखा खाना पड़ा, उससे नुकसान हुआ और अब शायद भारत की सरकार, भारत इस बात को महसूस कर लिया है कि भारत से गलती हो गई थी डिप्लोमेटिक लेवल पर और व्यावसायिक लेवल पर भी, और अब वह अपनी उस गलती को करेक्शन करने के लिए फिर अमेरिका की तरफ मुख मोड़ रहा है। तो क्या ये उम्मीद किया जाए कि आने वाले समय में भारत की निर्भरता चीन के मुकाबले व्यापारिक दृष्टि से अमेरिका की तरफ ज्यादा होगी? क्योंकि जिस तरह का बयान प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आया है, रूस के राष्ट्रपति से भी बात की है और चीन के भी राष्ट्रपति से बात की है और आपने भी शुरुआत में इस बात का जिक्र किया कि अमेरिका एक सफल व्यवसाय करने वाला देश है, उस सबके साथ अपना रिश्ता ठीक रख के अपने व्यापार को, अपने कारोबार को आगे बढ़ाता है। उसका मकसद उसका देश पहले है, बाकी चीजें बाद में है। और अब कमोबेश भारत भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसी रास्ते पर चल रहा है। नेशन फर्स्ट का जो नैरेटिव है नरेंद्र मोदी का, उसी रास्ते पर चल रहा है। तो क्या ये उम्मीद किया जाए कि आने वाले टाइम में जो एक ग्लोबल ऑर्डर बनने जा रहा है, जो दिखाई दे रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में जब एक आपसी सहमति और बेहतर होगी, आपसी रिश्ते और बेहतर होंगे, सामरिक और व्यावसायिक, तो उसका असर एक ग्लोबल लेवल पर भी दिखाई पड़ेगा। और जिस तरह का रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इजराइल और पैलेस्टाइन और गाजा में चल रहा है, उसमें भी कमी आएगी क्योंकि शांति को लेके अमेरिका और भारत दोनों ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है इस बार के अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और राष्ट्रपति ट्रंप के। देखिए मिश्रा जी, जैसा कि आपने कहा कि ये दोनों देश जो है मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाए, बहुत अच्छी बात है। ये तो हर सरकार का नैतिक दायित्व है कि अपने देश को ग्रेट बनाए, इसलिए ये नारे बिल्कुल सही है, इस पे कोई, लेकिन जो दिक्कत ये है कि अमेरिका तो नारा लगा रहा है, शायद बना ले, ये हमारे यहाँ तो नारा ही रह जाता है। हम लोग तो कितने नारा मेक इन इंडिया लगा चुके और क्या क्या लगा चुके, विश्व गुरु लगा चुके। हमारे यहाँ ये नारा जुमला बन के रह जाता है। हमारे बड़े बड़े जो रूलिंग पार्टी के लोग ही कहते हैं वो तो जुमला था। तो मुझे बस डर यही है कि ये भी जुमला न रह जाए। बाकी आइडिया बिल्कुल सही है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश
और दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल, इकोनॉमिकली पावरफुल लोकतांत्रिक देश अगर मिलकर काम करे तो सारी दुनिया का बहुत भला हो जाएगा। दूसरी तरफ मिर्जा जी देखिए कि चीन के साथ जो आपके व्यापार क्यों बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि चीन जो है सस्ते प्रोडक्ट बनाकर, क्योंकि वहां पर जिस तरह की सब्सिडी, जिस तरह की हिडन वो चीजें हैं, वो अमेरिका जैसा देश नहीं कर सकता। चूंकि हमारा जो देश में हमारे जितना भी व्यापारी है, जो भी ट्रेडर है, वो ये देखता है उसको सस्ता माल कहाँ से मिल रहा है। सस्ता माल आपको चीन से मिलेगा, लेबर सस्ता है वहाँ का, वहाँ के नियम कानून बड़े सस्ते, मतलब तरह तरह की चीजों पे जाने की जरूरत नहीं है। तो आपका ट्रेड बढ़ता, आप नहीं चाहते थे। देखिए, मुझे अच्छी तरह से ये पता है कि भारत नहीं चाहता था कि उसका ट्रेड जो है चाइना के साथ बढ़े। जिस तरह का व्यवहार चाइना ने 2017 में पहले किया, उसके बाद 2020 में किया, दुश्मन की तरह व्यवहार किया, तो इसमें कोई नहीं चाहेगा कि उसके साथ ट्रेड। लेकिन ये मजबूरी है आपकी, क्योंकि वो सस्ता माल बना के बेचता। इसी में यहीं पर आता है मेक इन इंडिया ग्रेट अगेन के लिए सोचना पड़ेगा इस देश के नीति निर्धारकों को कि अब समय आ गया है वो भी चीन के साथ टैरिफ जैसा व्यवहार करेंगे और इनके सस्ते माल को आना रोक दें। उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। देखिए, सबसे ज्यादा जैसे कहते हैं लोग, फार्मास्यूटिकल का जो जितने भी जो इंग्रेडिएंट्स है वो चाइना से सब आते हैं। मिश्रा जी, आपको मैं बता दूं, 1990 तक भारत दुनिया में हाईएस्ट प्रोड्यूसर था ये फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का। लेकिन ऐसी बेवकूफियां की गई जिसमें जाने का समय नहीं है इसमें, 90 से 95-98 के बीच में, कि हमारी सारी वो इंडस्ट्री ध्वस्त हो गई और उसको चाइना ने टेक ओवर कर लिया। देखिए, ये कभी भी मजबूती लाने के लिए डरा नहीं जाता। मेरा मानना है कि इनका साथ छोड़िए, महंगा मिले तो भी ले लीजिए, और टैरिफ का वार भारत को शुरू करना चाहिए चीन के साथ। ये समय आ गया है, और अमेरिका के साथ बिल्कुल जाइए, क्योंकि कम से कम वहां पर वो जो बात कही जा रही है वो सही तो है। भाई, तुम जितना हमारे पर टैरिफ लगा रहे हो उतना हम तुम्हारे पर टैरिफ लगाएंगे। यही बात राष्ट्रपति ट्रम्प जो है EU के साथ भी कर रहे हैं। यही बात उन्होंने कनाडा के साथ किया, यही बात उन्होंने मैक्सिको के साथ किया, यही बात तो सारी दुनिया के UK के साथ भी उन्होंने यही कहा। तो उसमें गलत क्या है? वो अपने देश का हित देखना उनकी पहली जिम्मेदारी है। तो वो जो पॉलिसी है, ये सीखना चाहिए हमारे देश के नीति निर्धारकों को कि हमारे यहाँ दिक्कत ये है। मिश्रा जी, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं फिर उस पर चीज पाऊंगा कि अगर हम हमारे जो नीति निर्धारक लोग अगर भ्रष्टाचार को अपने डिसीजन मेकिंग से हटा दें तो सारी इकाई की तरह सारी समस्याएं फट जाएंगी। यहाँ पर हमारे जो बड़े बड़े उद्योग हैं, ये इतना हावी रहते हैं सरकार पर, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं। और सारी टैरिफ का खेल और ये जो रेवेन्यू का जो खेल है, वो यहीं से शुरू होता है, यहीं खत्म हो जाता है। लोग इतने हावी हैं कि और खूब के जम के रिश्वतखोरी भी होती है इसी में। और ये आज नहीं, ये 50 साल से चल रहा है। जिस दिन ये रिश्वतखोरी बंद करके देश हित में निर्णय लेना शुरू कर दिए, मेक इंडिया ग्रेट हो जाएगा। इसको ये ग्रेट था हमेशा से। ये तो हमारे नीति निर्धारकों और हमारे जब से स्वतंत्रता मिली हमें, तब से हमारे देश के निर्धारकों ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को की ओर ध्यान दिया। उसका नतीजा हम लोग भुगत रहे। तो सीधा सा है। एक आखिरी सवाल सर आपसे मैं समझना चाह रहा हूं कि पिछले कुछ वर्षों से भारत और ब्रिक्स कंट्रीज कोशिश कर रहे थे डॉलर को चुनौती देने की, और एक प्रयास चल रहा था कि डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स की एक करेंसी लाई जाए जिससे कि अमेरिका को एक मजबूत चुनौती पेश की जा सके। लेकिन ट्रंप के आने के बाद जिस तरह का एग्रेसिव पोस्चरिंग ट्रंप की तरफ से देखने को मिली है, तो लगता है कि ब्रिक्स कंट्रीज के वे तमाम देश जो डॉलर को चुनौती देने का सपना देख रहे थे, उनका सपना चकनाचूर हो गया है और अब वे एक एक करके, अंग्रेजी में कहावत है फॉलन इन लाइन, वो ट्रंप के सामने सरेंडर की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि वो जो ब्रिक्स का जो एक कॉन्सेप्ट था और ब्रिक्स के जरिए जो डॉलर को चुनौती देने की एक मुहिम चलाने की कोशिश हो रही थी, उसको झटका लगा है ट्रंप के आने के बाद, ट्रंप की इस एग्रेसिव पॉलिटिक्स के चलते? बिल्कुल साफ है कि वो जो
प्रोजेक्ट था वो एक तरह से शेल्व हो गया है। देखिए, लेकिन उसके पीछे की आप सोच देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है कि कंट्रीज को किसी एक कंट्री के करेंसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। और डॉलर बनाया गया था, आपको याद होगा, ब्रिटेन वुड जो कॉन्सेप्ट 1945 ब्रिटेन वुड पैक्ट जो था 1945 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ये जो बनाया गया, ये अमेरिका के वर्चस्व को लाने के लिए, बढ़ाने के लिए और अमेरिकन वर्ल्ड व्यू को लागू करने के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक और ये डॉलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये तीनों ये कॉन्सेप्ट एक तरह से लाए गए। ये एक मूव अच्छा था, लेकिन इसमें नुकसान क्या था जो दिखता है। वहां पे डोमिनेंस कौन करेगा? चीन, क्योंकि रशिया लगभग खत्म है, उसका बहुत छोटी सी इकोनॉमी बची है, वो उसमें कोई ज्यादा दम, देखिए अगर वो मिलिटरीली इतने स्ट्रांग ना होते तो अब तक कुछ भी उनकी वो अच्छी स्थिति नहीं रह गई है, जैसे कहते हैं एनालिसिस पता लगता है। अंत में आप किसके पाले में जा रहे थे? फिर वो उनका युआन बन जाता, रिप्लेस करता। क्या आप चाहेंगे युआन रिप्लेस करें? देखिए, जो मजबूत है अंत में चलेगी उसी की। तो सबसे पहला मंत्र है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात सही सुनी जाए, मजबूत होइए। कमजोर की कोई नहीं सुनता, कमजोर की अपने घर में नहीं सुनी जाती, अपने राज्य में नहीं सुनी जाती, अपने देश में नहीं सुनी जाती, तो दुनिया में कौन सुनेगा? अगर भारत देश 40 करोड़ गरीब लोगों के साथ जिएगा तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। आप सुनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए आपकी थोड़ी सी वैल्यू है। बाकी अगर आप मार्केट ना होते और आप इमर्जिंग वो ना होते कि यहाँ पर मिडिल क्लास और हायर क्लास के बाद बहुत पैसा हो गया, इसलिए कंज्यूमर बहुत अच्छा बन गया है, नहीं तो इस देश को कोई पूछता नहीं। आप अपनी ताकत देखिए, आपकी ताकत आएगी अपने लोगों से। और हमारे लोगों की क्या हालत है? 80 करोड़ लोगों को तो आप 5 किलो गेहूं और चावल देते हैं तब तो जीते हैं, ये तो सरकार कहती है। उस देश की कैसे वैल्यू होगी? तो मेक इंडिया ग्रेट अगेन पे मैं आता हूँ। मेक इंडिया ग्रेट अगेन तब होगा जब मोदी जी इस देश के लोगों को शिक्षित करेंगे, ठीक से शिक्षा पर ध्यान देंगे, यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है उस पर ध्यान देंगे, यहाँ के लोगों का रोजगार जो है उस पर ध्यान देंगे, तो इंडिया ग्रेट होगा और अमेरिका आपको गले लगा के खड़ा होगा। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में सिर्फ स्वार्थ देश का वो सर्वोपरि होता है। और जिस दिन उन्हें लगेगा कि भारत ऐसा देश है जिसके साथ खड़े होने में लाभ है, आज दिख रहा है, क्योंकि उन्हें चाइना के वर्चस्व को रोकना। देखिए, इंडो पैसिफिक एरिया का कई बार मेंशन आया और इंडो पैसिफिक में अमेरिका का ज्यादा इंटरेस्ट है, भारत का उतना इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए क्वाड ये सब आया। और बिल्कुल दुनिया के ट्रेड के लिए बहुत जरूरी है कि इंडो पैसिफिक जो है शांत रहे, वहाँ चीन का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। और वहां पर जो भी देश है, इंडोनेशिया और फिलीपींस और छोटे छोटे देश, ये सब बहुत परेशान है, इसलिए सब चाहते हैं कि ये चीजें बदलें। तो इस दृष्टि से जो वो ब्रिक्स की जो करेंसी है वो फिलहाल अभी लिम्बो में रहेगी, लेकिन उसको बनाने से पहले ये सोचना चाहिए कि कहीं हम एक कैंप से निकल के दूसरे कैंप में तो नहीं फंसे जा रहे हैं। बाइलेटरल ट्रेड में आप अगर करेंसी अपनी आपस में यूज करें, वो ज्यादा अक्लमंदी की बात है, तो बजाय इसके कि एक नया आप एक करेंसी खड़ी कर दें। मेरे विचार से अच्छी चीज है, जैसे भारत बहुत देशों से अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहा है, जैसे रूस के साथ वर्षों से होता रहा है, इसी तरह सबसे करिए ना। आपको नई करेंसी खड़ी करने की जरूरत क्या है? ये नई करेंसी खड़ी करने के पीछे जो आइडिया था वो उन देशों का आइडिया होगा जो अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं और जो एक खेमा खड़ा करना चाहते हैं। भारत को मेरे ख्याल से इससे बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।